हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम पिछले चैप्टर में भी समझाए थे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये उसके आगे से है। तो आप अगर पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको देखें, उसमें नोट्स भी है, आपको डायग्राम भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अब सेकंड चैप्टर उसका ही पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं टंग से। सलाइवा तक तो हो गया था, अब टंग। टंग क्या है? टंग एक मस्कुलर तथा लचीली स्ट्रक्चर होती है। टंग एक मस्कुलर मतलब ये मस्कुलर मतलब मांसपेशियों से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, लचीली, जो माउथ केविटी के तल में स्थित होती है, माउथ केविटी के नीचे तल में स्थित होती है। टंग की लंबाई लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। यह 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। टंग मध्य रेखा में श्लेष्मिक मेम्ब्रेन सीरस के द्वारा फोल्ड द्वारा जुड़कर फ्रेनुलम लिंगुए स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। टंग पर कई अंकुर पाए जाते हैं। इस पे छोटे छोटे कई अंकुर पाए जाते हैं जो इनमें स्थित स्वाद कलिकाओं द्वारा टेस्ट का ज्ञान कराते हैं। यह टंग अपनी जीभ है ना, उन पे छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जो अपने स्वाद कलिकाएं हैं ना, उनका टेस्ट का ज्ञान करवाती हैं। इसके क्या क्या कार्य है जीभ के? टंग फूड को माउथ में चारों ओर घुमाती है, मतलब ये भोजन को माउथ में चारों ओर घुमाती है, जिससे फूड में सलाइवा इजीली मतलब आसानी से मिल जाता है। टंग टेस्ट का ज्ञान करवाती है। जीभ बोलने में भी सहायता करती है। जीभ दांतों को क्लीन एंड करने में हेल्प करती है। जीभ फूड को उलट पुलट करने में मदद करती है, मतलब ये भोजन को उलट पुलट करने में मदद करती है। जीभ फूड को निगलने में सहायता प्रदान करती है। ये स्ट्रक्चर है जीभ की, टंग की मतलब। तो आप बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपना फेरिंग्स। फेरिंग्स मसल से बनी ट्यूब के समान संरचना होती है। ये एक ट्यूब के समान मतलब नलिका के समान संरचना होती है। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। फेरिंग्स खोपड़ी के आधार से स्टार्ट होकर सिक्स्थ सर्वाइकल स्पाइनल कोड तक फैली रहती है। ये खोपड़ी का जो आधार होता है ना अपना, वहाँ से स्टार्ट होती है और सिक्स्थ सर्वाइकल स्पाइनल कोड तक फैली रहती है, जो अपनी छठी स्पाइनल सर्वाइकल मतलब छठी सर्वाइकल है ना अपनी स्पाइनल कोड में, वहाँ तक फैली रहती है। फेरिंग्स माउथ नोज लेरिंग्स के पीछे की ओर स्थित होता है। अपने मुंह और नोज और लेरिंग्स है ना, उसके पीछे स्थित होता है ये। फेरिंग्स में 3 पार्ट होते हैं: नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स, फेरिंग्स का यह पार्ट नसल केविटी के पीछे कोमल तालु के ऊपर स्थित होता है। मतलब इन अपनी जो नाक की केविटी है ना, उसके पीछे अपना एक तालु है ना, सॉफ्ट तालु मतलब कोमल तालु, उसके ऊपर स्थित होता है। इस पार्ट में ऑडिटरी ट्यूब खुलती है, जिससे वायु दोनों ओर के कानों तक पहुंचती है। मतलब इस पार्ट में ना जो अपनी कानों द्वारा, कानों की जो ऑडिटरी ट्यूब होती है ना, वो खुलती है, जिससे वायु कानों के द्वारा दोनों कानों वायु दोनों ओर के कानों तक पहुंचती है। ठीक है। इसकी पश्च भित्ति पर लिम्फोइड टिश्यू से निर्मित स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे एडिनोइड या फेरिंजियल टॉन्सिल कहते हैं। सेकेंड है ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स का यह पार्ट ओरल कैविटी के पीछे स्थित होता है।
ये ओरल कैविटी है ना, अपनी माउथ कैविटी मतलब उसके पीछे स्थित होता है। यह पार्ट कोमल तालु से थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड तक फैला रहता है। यह कोमल तालु है ना अपना, उससे थर्ड सर्वाइकल स्पाइन, तीसरी सर्वाइकल स्पाइन तक फैला रहता है, जहाँ पर रेस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विभाजित हो जाती है। इसकी पश्च भित्ति पर लिम्फोइड टिश्यू से निर्मित पैलेटाइन टॉन्सिल स्थित होती है। अब तीसरा आता है अपना लैरिंगोफेरिंक्स। यह फेरिंग्स का अंतिम पार्ट होता है जो लेरिंग्स के पीछे स्थित होता है। यह थर्ड व सिक्स्थ सर्वाइकल स्पाइन के फ्रंट में होता है। यह तीसरी और छठवीं जो अपनी सर्वाइकल है ना स्पाइनल कॉर्ड के, उसके फ्रंट में स्थित होता है। अब आता है अपना ईसोफेगस, ग्रास नली। ईसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एवं मस्कुलर ट्यूब होती है। ईसोफेगस है ना जो 25 सेंटीमीटर लंबी एवं मस्कुलर ट्यूब होती है, जिसका प्रारंभ फेरिंग्स से होता है और स्टमक में समाप्त होता है। और ईसोफेगस है ना अपनी, वो फेरिंग्स से स्टार्ट होकर स्टमक तक होता है, समाप्त होता है। ईसोफेगस का ऊपरी तथा निचला सिरा स्पिंटर द्वारा बंद रहता है। जो ये ईसोफेगस है ना उसका ऊपरी और निचला सिरा है ना स्पिंटर द्वारा बंद रहता है, जो फूड को स्टमक से पुनः ईसोफेगस में आने से रोकता है। जो अपना भोजन है ना वो एक बार स्टमक में चला जाता है ना तो उसको पुनः मतलब वापस ईसोफेगस में आने से रोकता है स्पिंटर। ये वर्टिब्रल कॉलम के आगे तथा ट्रेकिया व हार्ट के पीछे स्थित होता है। यह वर्टिब्रा कॉलम के आगे तथा ट्रेकिया के पीछे स्थित होता है। अपनी जो ट्रेकिया होती है ना लंग्स में जाता है, उसके पीछे। अब ईसोफेगस की लेयर कौन कौन सी लेयर से मिलकर बना होता है? ईसोफेगस 4 लेयर से मिलकर बना होता है। म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर, मस्कुलर लेयर, एडवेंटिटिया लेयर। म्यूकोसा लेयर यह ईसोफेगस की सबसे इनर लेयर होती है। म्यूकोसा लेयर क्या होती है? ईसोफेगस की सबसे अंदर की लेयर होती है, जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जिसके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है। मतलब म्यूकोसा लेयर है ना वो कंपाउंड एपिथेलियल की बनी होती है और ये सबसे अंदर की लेयर होती है जो कि काहे का सिक्रेशन करती है? म्यूकस का। सब म्यूकोसा लेयर, यह म्यूकोसा लेयर के ऊपर स्थित होती है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल आदि स्ट्रक्चर स्थित होती है। यह म्यूकोसा लेयर होती है ना ये अपनी उसके ऊपर स्थित होती है। ये सब म्यूकोसा है ना जो म्यूकोसा लेयर के ऊपर स्थित होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स आदि से मिलकर बनी होती है। तीसरा है अपना मस्कुलर लेयर। यह लेयर स्केलेटल मसल्स तथा स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। ये मुख्य रूप से मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करती है। ये लेयर है ना तो वो ईसोफेगस की मसल्स है ना उसके मूवमेंट में हेल्प करती है। एडवेंटिटिया ये ईसोफेगस की सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर होती है जो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। काहे की बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, जो ईसोफेगस तथा आसपास की स्ट्रक्चर से मिलती है, जो ईसोफेगस तथा आसपास की स्ट्रक्चर से मिलती है। अब ईसोफेगस के कार्य क्या क्या है? ईसोफेगस माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। मतलब जो ईसोफेगस का कार्य है ना वो अपने मुंह को
आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। ईसोफेगस द्वारा फूड एवं अन्य अवयव पेरिस्टालसिस मूवमेंट द्वारा माउथ से स्टमक में पहुंचता है। मतलब ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा भोजन और अन्य जो भी अपन ग्रहण करते हैं ना, वो स्टमक में पहुंचता है। तो अब नेक्स्ट है स्टमक। ये वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टमक का। अभी तक अपन ने उसमें से पढ़ा है ना, उसमें से सिर्फ दांत यही इंपॉर्टेंट है, दांत ही, और कुछ भी नहीं है। पर अब जो पढ़ रहे हैं ना स्टमक, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टमक इंग्लिश के जे अक्षर के समान दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है इसकी? जे, जो अपना अंग्रेजी में जे अक्षर होता है ना, उसके समान दिखाई देता है ये। स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ये अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसका सबसे चौड़ा पार्ट होता है। स्टमक का अधिकांश पार्ट एब्डोमेन के एपिग्लास्टिक क्षेत्र से तथा कुछ पार्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम व नाभि प्रदेश में स्थित होता है। स्टमक का अधिकांश पार्ट कहाँ होता है? एब्डोमेन में। और जो मतलब एपिगैस्ट्रिक क्षेत्र तथा कुछ पार्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम व नाभि क्षेत्र में, जो नाभि क्षेत्र होता है ना, उसमें स्थित होता है। ये ऊपर से ईसोफेगस तथा नीचे से स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रथम पार्ट ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है। अपना जो स्टमक है ना, वो ऊपर से तो ईसोफेगस से जुड़ता ही है, और नीचे से जो अपनी छोटी आंत होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके प्रथम पार्ट, उसका वो स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी 3 भागों में डिवाइड है ना, तो उसका प्रथम पार्ट होता है ड्यूडेनम, उससे जुड़ा रहता है। स्टमक की अधिकतम क्षमता, मतलब इसमें कितना भोजन ग्रहण करने की क्षमता है? 1.5 लीटर या 2.5 लीटर, 1.5 से 2.5 लीटर। स्टमक की संरचना देखते हैं अपन। स्टमक की स्ट्रक्चर को समझने के लिए निम्नलिखित 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। स्टमक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा? फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। तो पहला पार्ट है इसका फंडस। यह स्टमक का प्रथम पार्ट होता है जो गोलाकार होता है। फंडस है ना, जो स्टमक के ना, उसका प्रथम पार्ट होता है जो गोलाकार होता है। तथा ये ऊपर से कार्डियक स्पिंटर द्वारा ईसोफेगस से जुड़ा रहता है। जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्पिंटर पाया जाता है ना, उसको कार्डियक स्पिंटर कहते हैं, उससे जुड़ा रहता है ये फंडस। अब दूसरा पार्ट है बॉडी। ये स्टमक का मध्य पार्ट होता है जो ऊपर से फंडस तथा नीचे से पाइलोरिक पार्ट से जुड़ा रहता है। बॉडी क्या है? ये स्टमक का बीच वाला पार्ट होता है जो ऊपर से तो काय से जुड़ता है? फंडस से, और नीचे पाइलोरिक पार्ट से। अब आता है पाइलोरिक। ये स्टमक का लास्ट व संकरा पार्ट होता है। ये स्टमक का सबसे लास्ट पार्ट होता है जो संकरा होता है, जो पाइलोरिक स्पिंटर तथा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में जो स्पिंटर होता है ना, उसको पाइलोरिक स्पिंटर कहते हैं, उससे जुड़ा रहता है ये पाइलोरिक पार्ट। इसके अलावा स्टमक में 2 स्ट्रक्चर और पाई जाती है, लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। अभी बताऊंगा ये भी कहाँ होती है, लेजर और ग्रेटर। ये देखिए डायग्राम देखिए और इसे समझिए। ये है अपनी ईसोफेगस। ये स्टमक है अपना। तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये फंडस, ये बॉडी और ये पाइलोरिक। ठीक है। अब जो ईसोफेगस और स्टमक के फंडस वाला भाग है ना, उसके बीच में जो स्पिंटर पाया जाता है ना, उसे बोलते हैं कार्डियक स्पिंटर। ठीक है, यहाँ पाया जाता है स्पिंटर। और जो ड्यूडेनम वाला पार्ट और पाइलोरिक पार्ट है ना, उसके बीच में जो स्पिंटर पाया जाता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर।
अब ग्रेटर कर्वेचर और ये रहा लेजर कर्वेचर। ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आती है इसकी लेयर, स्टमक की लेयर। स्टमक में कितनी लेयर होती है? 4। स्टमक 4 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? सीरोसा लेयर, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर। सीरोसा लेयर ये पेरिटोनियम की बनी आउटर लेयर होती है। जो मतलब अपना स्टमक है ना, उसकी आउटर लेयर होती है, पेरिटोनियम की बनी होती है ये सीरोसा लेयर, जो स्टमक को चारों ओर से कवर करती है। स्टमक को चारों ओर से कवर करती है, चारों तरफ बनी जो कवर करती होती है ना, वो होती है सीरोसा लेयर, जो काहे की बनी होती है? पेरिटोनियम की। ठीक है, मस्कुलर लेयर ये सीरोसा लेयर के नीचे स्थित होता है। मतलब जब सबसे बाहर तो सीरोसा हो गया, उसके बाद में जो आती है ना, वो मस्कुलर लेयर होती है, जो जो स्मूथ मसल्स की 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर ये एरियोलर टिश्यू की बनी होती है, जिसके भीतर ब्लड वेसल्स तथा लिम्फ वेसल्स स्थित होती है। सब म्यूकोसा लेयर है ना, ये एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। म्यूकोसा लेयर ये कोल्यूनार एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इसमें स्थित सेल म्यूकस तथा म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ये कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इसमें स्थित जो सेल्स होती है ना, वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ये लेयर थोड़ी मोटी होती है। जब स्टमक खाली अवस्था में होता है तो ये लेयर फोल्ड में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात सिकुड़ जाती है, जिसे रग कहते हैं। अब फंक्शन देखिए, स्टमक के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब इसका भोजन का स्टोरेज करना पहला काम है इसका। फूड को पाचक रसों के साथ मिक्स करना। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, फूड को पतला वो एसिडिक बनाकर पाचन योग्य बनाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस तथा प्रोटीन का पाचन करता है। एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है, जो फूड में प्रेजेंट जीवाणुओं को नष्ट कर इन्फेक्शन से बचाता है। ये H2O ग्लूकोज आदि का एब्जॉर्प्शन करता है। H2 मतलब जल का, ग्लूकोज का आदि का एब्जॉर्प्शन करता है। गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक द्वारा जो जूस बनाया जाता है उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस की सीरोसा मेम्ब्रेन, मतलब स्टमक की सीरोसा मेम्ब्रेन में कुछ ग्लैंड पाई जाती है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। जो अपनी स्टमक की सीरोसा मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। गैस्ट्रिक जूस फ्रेश कलरलेस फ्लूइड लिक्विड होता है, जिसमें 40% HCl और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस है ना, जो फ्रेश कलरलेस लिक्विड होता है, जिसमें 40% तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम है। गैस्ट्रिक जूस की pH 0.9 से 1.5 होती है, मतलब एसिडिक होती है, इसीलिए इसे एसिडिक नेचर का होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में वाटर, मिनरल, साल्ट आदि पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रेशन की क्रियाविधि, स्टमक के फंडस तथा बॉडी पार्ट द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। अपना जो स्टमक है ना, उसका फंडस और बॉडी पार्ट होता है ना, उसके द्वारा होता है। सामान्य यह खाली पेट में 10 से 60 ml पर हावर
जब अपना पेट खाली होता है ना, उस टाइम में 10 से 60 ml पर हावर की दर से सीक्रेट होता है। 10 से 60 ml पर आवर की दर से, और भरे पेट में 500 ml की दर से सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन 3 फेज में कंप्लीट होता है: सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज फूड को देखने, सूंघने, सोचने तथा स्वाद से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम भोजन को देखते हैं, सूंघते हैं या फिर स्वाद जब रखते हैं ना, रखते ही स्वाद आता है ना, तब वो ये सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक फेज फूड का स्टमक में पहुंचते ही वहाँ स्थित वेगोवगल रिफ्लेक्स तथा मेनेस्ट्रिक रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो जाता है। इंटेस्टाइनल फेज जब फूड इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम हो जाता है। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसमें प्रेजेंट HCl एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। जो इसमें प्रेजेंट HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। इसमें प्रेजेंट पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। जो पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है ना इसमें, वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिससे हीमोपोइसिस में हेल्प होती है। ये टॉक्सिक हैवी मेटल तथा कुछ एल्केलॉइड का बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये टॉक्सिक हैवी मेटल तथा कुछ एल्केलॉइड को रेनिन घुलनशील प्रोटीन कैसिनोजन में अघुलनशील प्रोटीन कैसिन में परिवर्तित कर देता है। रेनिन घुलनशील प्रोटीन है ना, उसको कैसिनोजन को अघुलनशील प्रोटीन कैसिन में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन